अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आजम है और मैं टाहो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और आई एम डूइंग एमबीबीएस। फिलहाल जब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइक इफ़ यू आर सीइंग द वीडियो इन 2023, मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। और सो खैर, इंट्रोडक्शन को छोड़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। और मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मैं कोशिश करूंगा इसको कवर ऐसे कराऊं कि आप सब ने यकीनन आगे एमडी कैट देना है और अभी फर्स्ट ईयर में है। खैर, और कुछ लोग जो होंगे वो एमडी कैट वाले होंगे मे बी, और वो इस वीडियो को देख रहे हो, वो ऑलरेडी सेकेंड ईयर में होंगे। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर तरह से वो पॉइंट्स क्लियर करता जाऊं जो एमडी कैट में पूछे जाते हैं। इवन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने आगे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने हैं बोर्ड की तरफ से, सो वहाँ पर भी जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें मैं पूरा क्लियर करूँ। सो सबसे पहले मैं हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही देंगे इस चैप्टर का कि है क्या चीज़। सो सबसे पहले हमारे इस टॉपिक में उन्होंने बायोकेमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ वही पता होनी चाहिए और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले व्हाट एक्चुअली इज बायोकेमिस्ट्री। उन्होंने यहाँ बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया है कि बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ब्रांच है, और ऐसी ब्रांच है विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which explains the biochemical basis of life is called biochemistry। यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो जिंदगी का बायोकेमिकल बेसिस बताती है, यानी कि जो बताती है कि हमारी जिंदगी जो है उसमें जो केमिकल्स मौजूद हैं, यानी कि जिंदगी का मतलब एक लिविंग थिंग के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल्स का रोल है, जो केमिकल्स मौजूद है, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, या वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, जो केमिकल्स मौजूद है इनका हमारी जिंदगी के अंदर क्या रोल है, ये वो बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जो हमें बताती है। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। और ये सिंपली आपके फर्स्ट ईयर में एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं। सो अच्छा, बायोकेमिस्ट्री के बारे में कह रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो ये शॉर्ट के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है जो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई राइट 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ, या नॉर्मली इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो कहते क्या है वो कि बायोकेमिस्ट्री जो होती है ना, हमें इट प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेस कैरीड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, especially DNA for enzyme and protein synthesis and control of all the mechanism। कह रहे हैं जो बायोकेमिस्ट्री है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है लाइक ऑल उन सारे प्रोसेसेस की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। अब वो प्रोसेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, वो कुछ ऐसे प्रोसेस हो सकते हैं कि जिसमें बॉडी का कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी स्ट्रक्चर की, या फिर कोई इंफॉर्मेशन जा रही है हमारे न्यूक्लियस से डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। देखें, न्यूक्लियस को ना ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सो हमारे ब्रेन से जिस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सिग्नल जाते हैं, सेम इसी तरह न्यूक्लियस से भी इंफॉर्मेशन जाती है हमारे सेल के डिफरेंट पार्ट्स को। सो ये उस इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताती है कौन, बायोकेमिस्ट्री। और इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री ये भी एक्सप्लेन करती है कि डीएनए से कैसे हम एंजाइम और प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं। ठीक है, डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसकी मदद से हम एंजाइम और प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं, और ये सारा कुछ कंट्रोल कैसे होता है। सो ये सब बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, फिलहाल इतना ही पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये इंफॉर्मेशन देती है अबाउट abnormal mechanisms which lead to disease। हमें ये भी बताती है कि अगर कोई हमें बीमारी हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, तो उसका पूरा प्रोसेस बताएगी। इसीलिए हम फिर दवाइयाँ बनाते हैं। लाइक अगर हमें पता चल गया है कि हमारे साथ अगर हमें कोई नजला जुकाम हो रहा है, वो अगर हो रहा है किसी बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से, तो हम फिर एंटीवायरल या एंटीबायोटिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह अगर हमें कोई इशू हो रहा है, कोई एबनॉर्मल मैकेनिज्म हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, सो हम बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम जान सकते हैं कि वो उस मैकेनिज्म जो हो रहा है उसकी वजह क्या है। जब हम वजह जान लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज के इलाज के लिए उसकी वजह जानना जरूरी होती है। सो वी कैन फाइंड द क्योर, यानी हम मेडिसिन बना सकते हैं या फिर कोई सर्जरी वगैरह कर सकते हैं इस एबनॉर्मेलिटी को दूर करने के लिए। इसके साथ साथ कह रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की मदद से हमने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की हैं और ऐसे चैलेंजिंग और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को जाना है, और मेडिसिन के बारे में जाना है जो पहले हमें नहीं पता था। यानी कि हमें पता है अभी कि हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, यानी कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ मिलता है और बना देता है एक मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल मिलते हैं और क्या बना देते हैं, सेल बनाते हैं। तो नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है यार, दो एटम्स होते हैं, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, जब बॉन्ड बनता है तो क्या बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं।
बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक सेल बनाते हैं, और जब दो सेल मिलते हैं आपस में, दो सेल के मिलने से हमारे पास बन जाता है एक सेल। नहीं, आई गेस मैंने कहीं थोड़ी मिस्टेक कर दी। सो होता यह है कि दो एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, और दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से एक सेल बनता है, और दो सेल के मिलने से एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, लाइक ऑर्गन हमारा लीवर हो गया, या जबान हमारी एक ऑर्गन है। तो बहुत सारे जो सेल्स हैं वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये आपने मैट्रिक वगैरह और 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, सो बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है कि सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनते कैसे हैं, ये जो हमारे सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैंसर किस वजह से होता है, ये मेमोरी जो है, हम जो याद चीजें रखते हैं ये किस वजह से रखते हैं, ये मेमोरी क्रिएट कैसे होती है। और बायोकेमिस्ट्री इज द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस जो सारे आंसर्स दे सकती है। ठीक है, और हमें पता है कि ये सब वही बात है जो मैंने ऊपर बता दी ये वाली। ठीक है, यहाँ पर वही सब बताया गया, इसको जानने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि सेकंड पोस्टुलेट सेल थ्योरी क्या है, वो क्या है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। जो सेल है वो डिफरेंट केमिकल से मिलकर बना होता है, हमारी बॉडी डिफरेंट केमिकल से मिलकर बनी होती है। सो जो सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो डिपेंड करता है उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन कैसी है। इसलिए जरूरी है कि हम इस सेल की केमिकल कंपोजिशन को पढ़ें कि एक सेल के अंदर कौन कौन से, या एक बॉडी के अंदर कौन से डिफरेंट केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो हम पढ़ते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है, एमसीक्यूज का पॉइंट है। ठीक है, और डेफिनेशन का पार्ट भी है कि व्हाट एक्चुअली इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं एक सेल से मिलकर बनी होती है, ये पूरा एक सेल है। अब इस सेल के अंदर एक लिविंग पार्ट भी होता है, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक लिविंग पार्ट भी होता है, एक सेल के अंदर एक लिविंग पार्ट भी होता है। तो जो सेल के अंदर जो लिविंग सेल है उसके अंदर एक लिविंग मैटर है, यानी एक सेल है। अगर ये सेल जिंदा इंसान के अंदर है या जिंदा प्लांट के अंदर है, तो इस सेल के अंदर एक ऐसा मटेरियल मौजूद है, एक ऐसा मैटर मौजूद है which actually is the basis for life, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, a cell contain a living matter which is called protoplasm. The actual chemical composition of protoplasm is not known. हमें नहीं पता कि इसकी actually perfectly नहीं पता, पता है but perfectly नहीं पता कि chemical composition क्या है। but 70 to 90% ये वाटर से मिलकर बनी है। तो एमसीक्यूज पेपर में आता है कि सेल जो होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मोस्ट अबंडेंट केमिकल कौन सा है, या मोस्ट अबंडेंट थिंग क्या है। ठीक है, वो है वाटर, दैट इज 70 to 90% ऑफ वाटर। और जो प्रोटोप्लाज्म में भी सबसे ज्यादा क्या है, वाटर ही है, 70 to 90% ऑफ वाटर। अगर हम सारा वाटर एवेपोरेट कर दें तो जो मास रह जाएगा सेल का वो ड्राई होगा, उसको हम कहेंगे ड्राई वेट ऑफ सेल। और जो ड्राई वेट ऑफ सेल है उसमें ज्यादातर कार्बन होगा, और कार्बन के साथ लॉन्ग चेन्स लगे होंगी किसकी, बायोमोलिक्यूल्स की। सो ये कार्बन होगा, और कार्बन के साथ लंबी सी लाइनें होगी, लंबी सी एक चेन होगी, किस चीज की, बायोमोलिक्यूल्स की। और बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड और दे और या फिर ऐसे कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी कंपाउंड बनते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी कंपाउंड बनाती है उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ रहे हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो बेसिकली मेनली ज्यादातर इन छह छह एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ये अप्रोक्सीमेटली 98% मास बनाते हैं। ये 98% जो बायोमोलिक्यूल्स का मास होता है वो इन चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। सो इसको याद करने का एक तरीका है कि मेनली कौन से 6 एलिमेंट जो बनाते हैं। हमने पढ़ा है चॉप्स, चॉप्स हम बहुत दफा बोलते हैं, तो चॉप्स के बजाय आप इसको थोड़ा चॉम्प्स बोलते हैं, एन की आवाज निकालें तो चॉम्प्स करके आप इसको याद कर सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये बात भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मैं इतनी देर से बायोमोलिक्यूल्स का जिक्र कर रहा हूँ, ये बायोमोलिक्यूल्स होते कौन से हैं। सो दीज आर द 5 फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलके बनी है या सेल मिलके बना है। कार्बोहाइड्रेट आता है, उसमें लिपिड आता है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी कह सकते हैं, लिपिड्स होते हैं, इसमें फैट्स एंड ऑयल्स आ जाता है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि दो अलग तरह के मॉलिक्यूल, यानी कि एक प्रोटीन आ जाए और एक लिपिड आ जाए, तो प्रोटीन और लिपिड दोनों अलग तरह के बायोमोलिक्यूल है। तो जब डिफरेंट तरह के बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड, जिस तरह आपका डीएनए है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि डीएनए मैचिंग कराओ, तो डीएनए है और आरएनए भी होता है।
तो ये भी न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं, ठीक है। और लिपिड्स, फैट एंड ऑयल आता है, वैक्सीज इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और कुछ एक प्रोस्टाग्लैंडिन भी होती हैं जो आपको खास तौर पर बुखार वगैरह होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब इनके बारे में बताया गया, अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। अभी तो हर इसकी इंट्रोडक्शन ही है, बट हम इस चीज को डिटेल में भी पढ़ेंगे। बट ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की फर्दर टाइप्स होती है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें मोनोसेकेराइड्स आता है, ओलिगोसेकेराइड्स आता है और पॉलीसेकेराइड होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक सेल जो होता है या फिर एक ऑर्गन जो होता है वो सेल से मिलकर बनता है। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी फर्दर टाइप्स हैं, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, एक कार्बोहाइड्रेट भी एक ऐसी चीज से मिलकर बना होती है जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका बेसिक यूनिट है मोनोसेकेराइड। यानी कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जब दो मिलेंगे तो डाइसेकेराइड कहलाएंगे, तीन मिलेंगे तो ट्राइसेकेराइड कहेंगे। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? अगर दो से ज्यादा मोनोसेकेराइड मिलेंगे, ठीक है, तो उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। और पॉलीसेकेराइड क्या होता है? अगर पॉलीसेकेराइड आर लाइक, अगर 10 से ज्यादा है, ठीक है, 10 से ज्यादा है तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे, ठीक है। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जाकर। सो अब देखो, मैंने क्या कहा, बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे या ओलिगोसेकेराइड बनाएंगे या पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, एक ही बात है। सो अब बहुत सारे मोनोसेकेराइड ने आपस में जुड़ना है, और हर चीज को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ताकत चाहिए होती है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसको बॉन्ड कहते हैं। सो ये अगर केमिस्ट्री में बॉन्ड कहते हैं, अगर आप बायोलॉजी में पढ़ोगे जिसको कहते हैं लिंकेज। सो दो मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो एक खास लिंकेज के थ्रू मिलते हैं, जिसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाए पेपर में, मोनोसेकेराइड्स आ जाए, तो किस तरह ये किसके थ्रू इनका लिंकेज होता है? दैट इज थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। प्रोटीन्स जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, जो इनका बेसिक यूनिट है। यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। ये जो बेसिक यूनिट होता है उसको मोनोमर भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या है? मोनोसेकेराइड। प्रोटीन्स का मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड्स। और ये जो अमाइनो एसिड से भी आपस में मिल रहे हैं, तो दो अमाइनो एसिड किस तरह मिलेंगे? एक पेप्टाइड लिंकेज के जरिए, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। अब लिपिड्स जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स आ जाता है, फॉस्फोलिपिड्स भी इसमें आता है और टर्पेनॉइड्स भी इसमें आते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फॉस्फोलिपिड्स जो होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर तो बनता ही है, साथ में फॉस्फेट भी लगा होता है और कोलिन भी लगा होता है। और सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और टर्पेनॉइड्स जो होते हैं वो आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलकर बने। ये सारे एमसीक्यूज हैं। फैट एंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ glycerol and fatty acid. Phospholipid is composed of glycerol, fatty acid, phosphate and choline. And terpenoids are composed of isoprenoid units. ठीक है। और इनका लिंकेज क्या होता है? जो फैट्स एंड ऑयल होते हैं ना, सिंपली फैट एंड ऑयल दे आर फॉर्म बाय ईस्टर लिंकेज। यानी ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ईस्टर लिंकेज के थ्रू आपस में मिले होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स होता है उसमें फैट्स एंड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड की वजह से ईस्टर लिंकेज तो आएगा ही आएगा, साथ में कार्बन कार्बन लिंकेज भी आएगा, ठीक है। तो फैट एंड ऑयल सिर्फ ईस्टर लिंकेज से, फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कार्बन कार्बन और ईस्टर दोनों लिंकेज से, और टर्पेनॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन लिंकेज होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इसमें डीएनए आरएनए आता है। डीएनए मिलकर बना होता है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोटाइड से। और राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए कहते हैं मिला होता है, मिलकर बना होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड से। और ये जो डीएनए और आरएनए के अंदर जो ये डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर द मोनोमर्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर एक्चुअली द मोनोमर ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर ऑफ डीएनए, ये कैसे मिलके बने होते हैं? बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। ये एमसीक्यूज का पॉइंट है कि जो डीएनए में जो डिफरेंट मोनोमर्स आपस में मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है? दैट इज द फॉस्फोएस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। याद रखना, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनके दरमियान ये स्ट्रक्चर होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि अब न्यूक्लियोटाइड खुद बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो अलग चीज होगी। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोटाइड या राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में किस तरह मिलकर बने होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कह रहे हैं डिफरेंट वेरिएशन है। अब देखें, हर ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट परसेंटेज पाई जाती है बायो मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर। और ऐसा भी होता है, आप मेरी एक लिविंग बॉडी है, आपकी लिविंग बॉडी है, आपके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं। तो हो सकता है हर सेल का कंपोजिशन अलग हो, यानी कि हर सेल, यानी एक सेल के अंदर एक बायोमोलिक्यूल ज्यादा है, दूसरे सेल के अंदर एक और बायोमोलिक्यूल ज्यादा है। सो ये सब वेरी करता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक दिखाई गई है कंपैरिजन के बैक्टीरिया सेल के अंदर और मेमेलियन सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की क्या वेरिएशन है, क्या चेंजिंग है। बैक्टीरिया सेल के अंदर भी वाटर 70% होता है, मेमेलियन में भी 70% होता है, और रेंज क्या है? 70 to 90%, ठीक है। तो बैक्टीरिया में 70% है, मेमेलियन में भी 70% है। प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में 15% है, लेकिन इंसानों के अंदर यानी कि मैमल्स में आते हैं तो 18% होता है।
कार्बोहाइड्रेट 3% होता है और हमारे यहाँ 4%। तो अभी तक वाटर बराबर है, लेकिन प्रोटीन्स हमारे अंदर ज्यादा हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर ज्यादा है। लिपिड्स उनके अंदर 2 है, हमारे अंदर 3 है, यानी परसेंट। सो लिपिड भी हमारे अंदर ज्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर ज्यादा है, लिपिड्स हमारे अंदर ज्यादा है, प्रोटीन्स हमारे अंदर ज्यादा है। डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर 1% होता है, हमारे यहाँ सिर्फ 0.25% होता है, तो हमारा डीएनए बहुत कम है। और जो आरएनए है उनका 6% होता है और हमारा 1.10% होता है, ठीक है। और बाकी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2% होता है। ये नीचे वाले नहीं पूछते, बट आपसे पेपर में वाटर का पूछ सकते हैं, प्रोटीन्स का पूछ सकते हैं, और यहाँ पे डीएनए पूछ सकते हैं। डीएनए आरएनए, डीएनए जो उनका 1% है, हमारा 0.25% है, उनका आरएनए 6% है, हमारा 1.1% है। तो आपको याद होना चाहिए। अब कह रहे हैं ये सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, जो डिफरेंट अच्छा मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। मैंने कहा था ना कि कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोमोलिक्यूल है या बड़ा बायोमोलिक्यूल है। जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं हम उनको पॉलीमर्स भी कहते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा, ठीक है। सो अब जो डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं या पॉलीमर्स बन रहे हैं, ये कैसे मिलते हैं, कैसे बनते हैं? मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट बनते हैं बहुत सारे मोनोसेकेराइड से, और बहुत सारे मोनोसेकेराइड किसके जरिए जुड़ते हैं आपस में? ग्लाइकोसाइडिक लिगेज के जरिए जुड़ते हैं, मिलते हैं। सो अब ये जो बहुत सारे आपस में मिल रहे हैं बॉन्ड के जरिए, तो मिल रहे हैं यानी कि बॉन्ड तो बन रहा है दोनों के दरमियान, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? सो एक प्रोसेस होता है कि जब आप बड़ी चीज को बनाना चाह रहे हो तो उसको बनाते हो, जब आप मोनोमर्स को आपस में जोड़ते हो, व्हेन मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर, अ प्रोसेस और रिएक्शन अगर विच इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं, ठीक है, या बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का हो, मोनोमर का हो, या बेसिक यूनिट का हो, एक ही बात है। एमडीगेट में सिर्फ घुमा घुमा के पूछते हैं। सो अगर आपको कोई कहे कि मोनोमर्स या बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, या माइक्रोमोलिक्यूल, जब ये छोटी छोटी चीजें आपस में मिलती हैं तो ये मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन ऐसा रिएक्शन है जिसमें मोनोमर्स मिलते हैं और क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और पॉलीमर बनाते हैं, या पॉलीमर का हो या मैक्रोमोलिक्यूल का हो, वो जब आपस में ये मिलके बनाते हैं तो ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें वाटर रिलीज होता है। अगर वाटर रिलीज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। या अगर आपकी बॉडी से वाटर निकल जाए, हम कहते हैं कि आप हो गए हो डिहाइड्रेटेड। कंडेंसेशन का दूसरा नाम है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी कि चीज सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इज लाइक चीजें बन रही है लेकिन वाटर रिमूव हो रहा है, वो चीजें डिहाइड्रेट होकर बन रही है। तो दिस सिंथेसिस इज कैरीड आउट विद लॉस ऑफ वाटर, इसलिए हम इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं, कंडेंसेशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि molecules which form structure and carry out activities of cell आर लार्ज इन साइज। वो मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक्टिविटीज करते हैं आर लार्ज इन साइज एंड दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल व्हिच आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, सही है, which are made up of large number of low molecular weight small molecules called monomer, जो कि छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं। उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, ठीक है, या सब यूनिट भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट नाम बताया मोनोमर्स के। मोनोमर्स का हूँ मैं, बिल्डिंग ब्लॉक का हूँ, ठीक है, मैं माइक्रो मॉलिक्यूल का हूँ, ठीक है, या मैं इसके अलावा कह लूँ सब यूनिट, ये की बात है। पोली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मर का मतलब होता है पार्ट। पॉलीमर यानी कि ऐसा ऐसी चीज जो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी हो, और मोनोमर यानी कि मोनो यानी एक, मर यानी पार्ट, जो एक पार्ट से मिलकर बनी हो, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल कह रहे हैं इस तरह बनते हैं कि जिस तरह आप रेलगाड़ी है उसमें बहुत सारी ट्रेन के डब्बे आपस में मिलके एक पूरी ट्रेन बना रहे होते हैं। सेम इसी तरह जो वाटर डिफरेंट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या पॉलीमर कहूँ, एक ही बात है। जब ये कैसे मिलते हैं, जिनमें ये एक मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ते हैं। जब एक मोनोमर और एक और मोनोमर, जब दो मोनोमर आपस में जुड़ते हैं ना, यानी एक मोनोमर ये रहा मेरा, एक मोनोमर ये रहा, ये दोनों मोनोमर ने आपस में जुड़ना है, उनके अंदर वाटर भी होगा। होगा क्या, जब दोनों आपस में जुड़ेंगे ना, तो इसका H और इसका OH आपस में यहाँ से निकलेंगे, यानी इसका OH यहाँ से निकलेगा और इसका H यहाँ से निकलेगा। और जब H और OH मिलते हैं आपस में, HOH आपस में मिलते हैं तो बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल। जब दो मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। और दो मोनोमर मिलते हैं तो दो मोनोमर मिलेंगे तो दो के मिलने से डायमर बन जाएगा, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसको कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि वाटर का रिलीज होना, या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और कैसे बनता है, एक मोनोमर का H और दूसरे मोनोमर का OH निकलते हैं, रिलीज होते हैं, और हर बाहर जाकर इनका बॉन्डिंग होती है और वाटर
की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, अब मैक्रोमोलिक्यूल तो बन गए, अब हमारे जिस्म के अंदर हम खाना खाते हैं, उनकी डाइजेशन होती है। सो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स का टूटना भी जरूरी है ना, ताकि हमारा सेल उनको यूज कर सके। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें macromolecules या polymer are broken down into their subunits called monomers by addition of water molecule is called hydrolysis। अब मैंने बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ना है। जब मैं बड़े मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल को मैंने तोड़ना है, पॉलीमर को तोड़ना है। जब मैं पॉलीमर को तोड़ूंगा ना, तो मुझे उसको तोड़ने के लिए वाटर ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है हाइड्रो यानी वाटर, लाइसिस यानी ब्रेकडाउन। ऐसा ब्रेकडाउन जिसमें वाटर ऐड करो, और वाटर के ऐड करने की वजह से किसी चीज का कोई लाइक बॉन्ड इज ब्रेकिंग, ब्रोकन। सो वाटर के ऐड करने से अगर बॉन्ड टूट रहा है तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर की वजह से कोई बॉन्ड टूटा है। और कैसे टूटता है, अब आपने एच वाटर डाला, जब आप वाटर डालोगे तो वाटर टूट जाएगा एच और ओ एच में। जब वाटर एच और ओ एच में टूट जाएगा, अब इसी तरह जिस मोनोमर से एच निकला था, तो वाटर का ये एच जाके उसके साथ लग जाएगा, और जिससे ओ एच निकला था, इसका ओ एच जाके उसके साथ लग जाएगा, और दोनों आपस, और फिर क्या होगा, जब एच और ओ एच दोनों अलग अलग मिल जाएगा, तो दोनों आपस में बॉन्ड तोड़ देंगे, और दोबारा से अगर डायमर होगा तो मोनोमर बना देगा। तो इस तरह सारा रिएक्शन हो रहा होगा। अब इस पूरी चीज के अंदर यही बात की गई है, और कह रहे हैं जो हाइड्रोलिसिस होता है, जो चीजें टूटती हैं, ये सारा एंजाइम की मौजूदगी में होता है, ठीक है। और वेरियस ओएच ग्रुप, ये सब मैंने बता दिया। ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिलीज, एक एनर्जी भी रिलीज होती है, और विच इज मेड अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब खुद बताओ, आप बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हो? आप बॉन्ड इसलिए तोड़ रहे हो कि आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ो छोटी छोटी चीजों में, ठीक है, ताकि आपकी वो छोटी छोटी चीजें जाके डाइजेशन में आपको एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो यही होता है। अब ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल या तो टूट रहे होते हैं या बन रहे होते हैं सेल में, ठीक है। और अच्छा, व्हाट एक्चुअली इज मेटाबॉलिज्म? यार हमारी लिविंग all the reactions, all the reactions which are being carried out in living organisms are called metabolism। all the reactions जो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर या प्लांट्स और एनिमल्स उनमें हो रहे होते हैं, वो सारे केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल या बनते हैं, टूटते हैं। जब अब लाइक व्हेन सेल रिबिल्ड मैनी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, जब सेल अपनी स्ट्रक्चर बनाता है तो कुछ मॉलिक्यूल टूटते भी हैं, कुछ टूटते भी हैं। लेकिन हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जो खाना अपना खुद नहीं बना सकते, हम उनको बाहर से खाना देते हैं। तो जब बाहर से खाना देते हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में होता है। जब डाइजेशन होती है तो मैक्रोमोलिक्यूल टूटते हैं इनटू मोनोमर में। तो डाइजेशन में मैक्रोमोलिक्यूल टूटते हैं मोनोमर में, और कैसे टूटते हैं? बाय हाइड्रोलिसिस, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलिसिस जो होता है ना, कुछ एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है, और वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं उनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। और जब ये मोनोमर्स अब टूट गए, अब खाना था आपका टूट गया, छोटा छोटा होकर, उससे आपका ब्लड एब्सॉर्ब कर लेगा, और ये सारा खाना आखिर में आपके सेल के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। हम इस सेल के चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ये जानो, खाना टूट जाएगा और खाना पहुंच जाएगा आपके सेल में। जब सेल में पहुंच जाएगा तो दोनों मोनोमर दोबारा जुड़ के दोबारा से एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है, यानी कि दोबारा मैक्रोमोलिक्यूल बना लेंगे। और कैसे बनाएंगे? बाय कंडेंसेशन। चीजें बनती हैं कंडेंसेशन से, बनती है, टूटती हैं हाइड्रोलिसिस से टूटती है। अच्छा, ऑटोट्रॉफ वो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, हमें उन्हें अलग से खाना नहीं देना। तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? सेल में प्रोड्यूस मोनोमर फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ के अंदर सेल प्रोड्यूस मोनोमर, सेल जो है मोनोमर्स देता है। कहाँ से देता है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो कार्बन डाई, CO2, वाटर, नाइट्रेट एंड सल्फेट, ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ये सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या करते हैं? आपस में ये जाते हैं ऑटोट्रॉफ के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, खास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से हम प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और वहां से वो अपना ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो दीज मोनोमर लेटर ऑन असेंबल टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। बाद में कह रहे हैं ये जो मोनोमर्स जो हमें यहाँ से मिल रहे हैं, यानी कि CO2 से हमें कार्बन मिल जाता है, H2O से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और जब CO और H भी मिलते हैं आपस में, तो इनके बनने से मिलने से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो यही है। और दिस मोनोमर लेटर ऑन असेंबल टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल, या फिर क्या होता है? इन सोर्स और दीज टिश्यूज बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि यही बात है कि ये क्या होता है, बाद में जुड़ जाते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है दोबारा, तो फिर क्या होता है? यही चीजें दोबारा तोड़ी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा, हमने हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ा, और हमने ये चार्ट भी पढ़ा, ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और इस चार्ट को हमने डिटेल में पढ़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे जो अभी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है, वो ये है कि
ये हाइड्रोलिसिस क्या है, कंडेंसेशन क्या है, ठीक है, और व्हाट एक्चुअली इज हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन, और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आपको डेफिनेशन में कोई इशू हो सो यू कैन आस्क मी, और इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, और जो नेक्स्ट टॉपिक पे होगी, और जो टॉपिक है हमारा, इट इज रिलेटेड टू वाटर, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।